Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. वेलकम बैक टू स्टूडेंट, दिस इज़ योर विजय हेयर। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ई पाठशाला के चैनल पे आप ज्योग्राफी क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और क्लास 11th की ज्योग्राफी का दोस्तों ये चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियो की हुई है। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसे वॉच करिएगा। जब ही आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगा कि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना उससे रिलेटेड हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पहले उसे देखिएगा, जब भी आप इसे समझ पाएंगे। और जिन्होंने देख लिया है तो फिर वो कंटिन्यू आगे चलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की संरचना के बारे में, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ही तो हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। पृथ्वी की गहराई तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। शून्य बिंदु तक यानी कि मेन सेंट्रल पॉइंट पे पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट ने फिर भी बताया कि इसकी रेडियस 3700 किलोमीटर और 6370 किलोमीटर की इसकी रेडियस जो है एक अनुमान के हिसाब से लगाई गई है। तो अब हम पूरी तरीके से जो हमारी पृथ्वी की लेयर्स हैं, अर्थ की जो लेयर्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे एक एक करके, है ना। तो आप बेसिकली वैसे तो हम 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि क्रस्ट जिसे आप भूख परपट्टी इंग्लिश में बोलते हैं, मेंटल जिसे मेंटली बोला जाता है, कोर जिसे कोड इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में कोड बोला जाता है। तो एक बार इनको हम समझ लेते हैं, ये कौन सी सतह है, इनकी कहाँ कहाँ तक पहुँच है और कौन सा हिस्सा मेंटल में आता है, कौन सा हिस्सा कोर में आता है, कौन सा हिस्सा आउटर कोर में, कौन सा हिस्सा इनर कोर में आता है। अगर कहीं से ज्वालामुखी निकलती है तो वो कहाँ से आती है ना, ये सब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट के बारे में। एवरीवन नोज़ अबाउट हमारा जो जिस पे हम रह रहे हैं, मोस्टली हिस्सा हम जिस पे खेती कर पा रहे हैं वो पूरा हिस्सा क्रस्ट पे ही है ना। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस सतह को हम क्रस्ट बोलते हैं। ये वो वाला सतह है जहाँ पर पानी हो तो वो तो अलग पार्ट हो गया, पर जहाँ पे ज़मीन हो तो वो सबसे ठोस सतह में से आता है। और आपको पता है कि इसमें जो मतलब इसकी जो मोटाई होती है या जो इसकी चौड़ाई जिसे आप थिकनेस बोलते हैं, वो जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे अलग होती है, पर जहाँ पे हमारा अर्थ होता है वहाँ पे इसकी चीज़ अलग होती है। इन द सेंस अगर आप ज़मीन देखेंगे तो वहाँ पे मोटाई अलग होगी, अर्थ वाला देखेंगे तो उसकी मोटाई अलग होगी। क्यों? क्योंकि हम अभी क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई हुई है, महासागरों में यानी कि कॉन्टिनेंट पे अलग है और ओशन पे अलग है। नॉर्मल से आप देख सकते हो, आप पानी के पास जाएंगे तो धरती जो है काफ़ी नीचे जाके आपको मिलेगी, जबकि धरती के हिस्से पे खड़े हुए हो तो उसमें कितना हिस्सा हमारा जो है क्रस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे ज़्यादातर ये बोल रखा है कि अगर हमें और ज़्यादा क्रस्ट को देखना है तो हम थिकनेस को कंपेयर कर सकते हैं कॉन्टिनेंट को ओशन से। तो कॉन्टिनेंट जहाँ पे ज़मीनें होती है तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें क्रस्ट की जो लेयर्स होती हैं, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है जिसे आप 7 महाद्वीप बोलते हैं, 7 कॉन्टिनेंट बोलते हैं दोस्तों, उन कॉन्टिनेंट में हमारे जो क्रस्ट की लेयर है आपको ज़्यादा मिलेगी, जबकि ओशन में कम मिलेगी उसकी तुलना में। ओके, तो ऐसा ये बोला जाता है कि अगर आप द मेन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज़ 5 किलोमीटर और जबकि कॉन्टिनेंट में 30 किलोमीटर तक होती है, और अगर माउंटेन के बाद आप काउंट करेंगे तो 70 किलोमीटर तक हमें क्रस्ट की लेयर देखने को मिलती है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें समझना बस ये है कि जहाँ पे पानी का हिस्सा है तो वहाँ पे तो ज़मीन काफ़ी अंदर जाके हमारी पहुँच पा रही है और वहाँ पे हम क्रस्ट की लेयर को 5 किलोमीटर बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं दोस्तों, ज़मीनों को हम बोल रहे हैं कि 30 किलोमीटर तक हिस्सा जो है वो क्रस्ट में आता है। लेकिन वही अगर पर्वतों के ऊपर जाके हम ज़मीन को कंपेयर करें तो हम उसे 70 किलोमीटर बोल रहे हैं। यानी कि क्रस्ट की लेयर को बताया हुआ है कि कितने कितने किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। पर्वतों पे जाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है, वो पर्वत भी काउंट होगा, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, उसके साथ साथ हम बात करें किसकी, मेंटल के बारे में दोस्तों।
मेंटल के लिए आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि ये जो है पृथ्वी की दूसरी सतह है ना, दूसरी सतह की क्रस्ट के बाद तो मेंटली आती है। और दोस्तों ये लगभग ऐसा बोला जाता है, आपको यहाँ पे एथनोस्फेयर दिखाई दे रहा होगा, है ना, एथनोस्फेयर बताया हुआ है यहाँ पे, और इसकी गहराई बोली गई है कि लगभग 2900 किलोमीटर तक इसकी जो गहराई है वो देखने को मिलती है। कहाँ पे? जब हम आउटर कोर के पास आ जाते हैं, जब हम आउटर कोर के पास आते हैं तो लगभग इतनी है। लेकिन जो मेंटल है उसको बोला जाता है कि वो तो लगभग 400 से 700 किलोमीटर के बीच में ही पाई जाती है ना। तो यहाँ पे जो मेंटल का ऊपरी पोर्शन बोला जाता है वो एथनोस्फेयर बोला जाता है, जिसे आप दुर्बलता मंडल बोलते हैं। मतलब कि ये कि मेंटल के भी हिस्से को बांटा हुआ है। मेंटल के अपर पार्ट को एथनोस्फेयर बोला हुआ है, और जबकि मेंटल के निचले वाले हिस्से को कुछ और बोला गया है ना। तो इसीलिए आपको समझना होगा इसके बारे में भी। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि इसका जो एक्सपेंशन है लगभग 400 किलोमीटर का है, मतलब जो मेंटल का हिस्सा जो है वो लगभग 400 किलोमीटर का हमें देखने को इसके अंदर मिलता है। ठीक है, अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें अगर हम देखें कि जो लावा हमारा निकलता है, जो मैग्मा हमारा निकलता है, वो हमारे को यहीं से देखने को मिलेगा, वो हमें यहीं से देखने को मिलता है। और यहीं से जो मेंटल का हिस्सा है वहाँ से लावा निकलता है, और निकलने के बाद वो ज़मीन पे लिथोस्फीयर पे पहुँच पाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि जो भाई हमारा क्रस्ट है उसका अपर मोस्ट पार्ट जो है वो मेंटल है, और मेंटल और क्रस्ट दोनों मिलके लिथोस्फीयर बन पाते हैं, जिसे आप स्थल मंडल बोलते हैं। तो ये आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लिथोस्फीयर जो है दोस्तों उसकी सीमा 10 किलोमीटर से लेके लगभग ऐसा बोला जाता है 200 किलोमीटर के दायरे में आती है। तो अपर पार्ट यानी कि जिसे आप एथनोस्फीयर बोलते हैं वो क्रस्ट वो हमारे लिथोस्फीयर के अंदर ही आ जाती है, यानी कि स्थल मंडल के अंदर ही आ जाती है। तो ये एक समझना है हमें। दूसरा हमें समझना है कोर के बारे में। दोस्तों कोर आप देख सकते हैं 2 टाइप के होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। ये सबसे क्या कहते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर जो है सबसे बाहर का हिस्सा है ये। और जो इनर कोर है, इनर कोर वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, और जबकि आउटर कोर जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड में हमें देखने को मिलता है। इन प्रत जो ये हमारी कोर है उसके अंदर हमें निकल और आयरन हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो धरती के बाहर से निकलता है, जो धरती के अंदर से सारी जो चीज़ें निकलती है, तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि भाई मतलब जो पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा होगा वो कैसा होगा। तो इसे हम बाहरी कोर जैसे आउटर कोर बोलते हैं, वो लिक्विड स्टेट में है, आप देख सकते हैं। और जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा लिक्विडली आपको समझना है। और ये लगभग ऐसा बोला जाता है कि इसकी जो गहराई है लगभग 2900 किलोमीटर तक ये यहाँ पे पहुँचता है। देखो यहाँ से आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा एथनोस्फेयर है, जो क्या कहते हैं मेंटर की सबसे ऊपरी हिस्से को बोला जा रहा है ना। ये हमने पिछले भी पढ़ा था, क्योंकि मेंटर जो है दोस्तों आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा मेंटल कहलाता है। पर मेंटल के अंदर जो सबसे ऊपरी पार्ट है वो एथनोस्फेयर का होता है, जबकि एथनोस्फेयर और पूरी तरीके से क्रस्ट वाला जो हिस्सा है वो हमारे लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये समझना थोड़ा सा आपको। अब आपको समझने ये मिलेगा वॉल्केनोस के बारे में। वॉल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और ज्वालामुखी दोस्तों, ज्वालामुखी जो एक जगह से निकलता है उसमें साथ वो गैस, राख, लावा, ये सब ज़मीन तक लेके आ जाता है, और उसे हम ज्वालामुखी के नाम से बोलते हैं, है ना। तो जो ज़मीन से बाहर आता है वो लावा होता है, जिसे आप मैग्मा भी बोलते हैं, और वो वही सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, जहाँ पे बार बार हमारा क्या कहते हैं ज्वालामुखी आते रहते हैं, वॉल्केनोज आते रहते हैं। द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड द मैग्मा। अब यहाँ पे जो ऊपरी मेंटल पोर्शन के ऊपर जो सामग्री निकल के आती है मेंटल पोर्शन के अंदर, वो दोस्तों मैग्मा होता है। तो मैग्मा और वॉल्केनो के अंदर अंतर है, ठीक है। और जब वो सरफेस तक जाके पहुँचता है तो वो लावा बन जाता है, यानी कि जब वो ऊपरी मेंटल हिस्से में यानी कि जो एथनोस्फेयर के अंदर है तो जब वो मैग्मा बना रहेगा, लेकिन जब वो लिथोस्फेयर जब वो ज़मीन के पास आ जाएगा तो वो लावा बन जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। और जो जब लावा बनने के बाद जो ज़मीन के पास फ्लो होने लगता है ज़मीन के पास, तो उसे हम आप देख सकते हैं साइरोकिस्टिक बोलते हैं इसे। और ये एक डामरी करके, जैसे हिंदी हम जल खंडाशनी बोलते हैं,
जो लावा धरती से बाहर निकलने के बाद कुछ हिस्सों में ठंडा हो जाता है उसे हम जल खंडाशनी बोलते हैं। ये जोग्राफिकल लैंग्वेज में है, लेकिन इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसे साइरोकेस्टिक बोलते हैं। अब बात करेंगे हम भूकंप के ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो शील्ड ज्वालामुखी अलग है, कॉम्पोजिट ज्वालामुखी अलग है, यानी कि है ना। और उसके ज्वालामुखी कुंड जैसे आप कार्लेरा बोलते हैं वो अलग है। फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस ये भी अलग है। उसके साथ साथ जो हमारा मिड ओशन रेंज यानी कि ये भी एक ज्वालामुखी है, ये एक अलग है। तो इसके बारे में अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आपकी बुकों के अंदर और ज़्यादा डीपली बताया हुआ है, आप वहाँ से भी देख के आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वॉल्केनोस के लैंडफॉर्म के बारे में, जो ज़मीन के काफ़ी अंदर बनते हैं, है ना। जिनमें से सबसे पहला हमारा बैथोलिक दोस्तों एक ऐसा हिस्सा है जो ज़मीन के सबसे निचले हिस्से पे होता है और यहाँ से मैग्मा जो है सबसे ज़्यादा निकलता है, तो ये हिस्सा आपको बैथोलिक कहलाता है। उसके बाद अगर लैथोनिक की बात करें तो जो बैथोलिक से कुछ मैग्मा निकल के पहुँचता है तो वो लैथोलिक के पास जाके पहुँचता है। तो ये हिस्सा आपको देखेंगे, देख रहे हो जो डोम शेप है वो छोटे से हिल की तरह लगती है, जबकि बैथोलिक ज़्यादा बड़ा है लैथोलिक के कंपैरिजन में। उसके बाद बात करेंगे लेकोलिथिक, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक हिस्सा बताया हुआ है ना। दूसरा है डाइक आप देखेंगे दोस्तों, ये पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में, वर्टिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में जाके खड़ा हो जाता है ना। तो ये डाइक बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी हमें इस वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक, और आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, लेट्स मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।